मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 7 दिवसीय विकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी 2024 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल का भी निरीक्षण किया। सीएम धामी ने वैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर भगवान कमलेश्वर महादेव मंदिर में मत्था टेका। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है, उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएं आए हैं, उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को वैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मेला सफल हो। जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है, उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। हमने देखिए इस दिशा में पहले ही कहा है कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सशक्त भू कानून लाएंगे, लेकिन उसको लाने से पहले हम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। अभी जो प्रारंभिक चरण पर हमने जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात करी है, कुछ सारे हमारे जो अनुभव जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में प्राप्त। उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पैड़ी सहित अन्य गंगा घाटों पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पितरों का तर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो श्रद्धालु 365 दिनों में गंगा स्नान नहीं कर पाते, वह श्रद्धालु आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो पूरे वर्ष का स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवती के चरणों में अपनी कामना को रख रहे हैं। आज के दिन स्नान ध्यान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन स्नान करने से प्राणी को मुक्ति मोक्ष प्राप्त होता है। आज के दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी दान, वस्त्र दान, पात्र दान, दक्षिणा सहित पंडितों को दान देकर पंडित जी से आशीर्वाद लेकर यश और पुण्य के भागी बनते हैं। गंगा गंगेति योब्रियात योजना नाम चतिरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। आज के दिन स्नान करने से मोक्ष की कामना होती है तथा समस्त पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। लोहागढ़ एसटीएफ और थाना पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 25,000 रुपए का इनामी आरोपी को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पिछले 6 सालों से फरार चल रहा था। आरोपी पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में ठगी और धोखाधड़ी के आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। साथ ही नामी आरोपी पर साल 2018 में लोहागढ़ चंपावत क्षेत्र में एक फर्जी बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी खोलकर आम लोगों को रुपए दोगुना करने का लालच देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी भी की गई है। जो इनामी पकड़ा है, थाना लोहागढ़ की जो एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने एक वांछित इनामी जो मुकदमा अपराध संख्या 30/19 अंडर सेक्शन 409 420 आईपीसी और यूपीआईडी एक्ट में मुकदमा हुआ था 2019 में। ये 2019 से वांछित चल रहा था, जिसका नाम है जगमोहन सिंह पुत्र मोहिंदर सिंह। इसको थाना कैंटोनमेंट अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है और उसका ट्रांजिट रिमांड लेके उसको यहाँ पे न्यायालय में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। ये 25,000 का इनामी था और इसमें हमारी जो टीम है वो एएसआई धर्मेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में लोहागढ़ थानाध्यक्ष का इसमें काफी अच्छी भूमिका रही है तथा एसटीएफ की हमारी टीम जो थी वो भी पंजाब में साथ में गई थी। एसआई ब्रिजभूषण गुरुरानी। बनबसा स्थित सेना परिसर मिलिट्री स्टेशन में ऑनलाइन और एंट्रेंस 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। रैली भर्ती के सफल आयोजन को लेकर जिला कार्यालय सभागार चंपावत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। रैली के सफल आयोजन को लेकर जिला कार्यालय सभागार चंपावत में जिलाधिकारी नवनीत पांडे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।
इसमें जो हमारे रिक्रूटिंग ऑफिस की तरफ से जो उनके नोडल ऑफिसर थे उनके साथ आज हमने एक बैठक करी है और उसमें जो भी हमारा सिविल के साथ जो उनका कोऑर्डिनेशन था और जो हमें उनकी तरफ से जो हमें उनको जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे उनके सहूलियत के लिए हमने क्या क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी थी, इस पर आज चर्चा हुई है। और उसमें चाहे वो साफ सफाई की व्यवस्था हो, सैनिटेशन हो, बिजली हो या उनको कुछ अतिरिक्त सिविल स्टाफ की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा कर ली गई है। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में विशेष चर्चा की गई है और जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था कि कई बार ऐसी भर्तियों में कुछ लोग इसका जो है फायदा उठाना चाहते हैं और लोगों से जो है धनराशि वगैरह की भी लेने की शिकायतें प्राप्त हुई है। तो इस संबंध में हमारे जो पुलिस विभाग है पूरी सतर्कता मेंटेन करेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहूंगा जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं कि उनके लिए सभी कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही हैं और किसी भी इस तरह के असामाजिक तत्वों से। शुक्रवार सुबह टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहा एक ट्रक सड़क पर पलट गया, जिस कारण सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल एनएच बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। वाहन दुर्घटना होते देख आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद को आगे आए और ग्रामीणों ने किसी तरह चालक को ट्रक से बाहर निकाला। गनीमत रही वाहन खाई में नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं। ग्रामीणों की तत्परता के कारण चालक की जान बच गई। उत्तराखंड में भूमि की अवैध और मनमाने ढंग से खरीद बिक्री पर अंकुश लगेगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के भराड़ीसैंण में प्रदेश के वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ उच्च अधिकारियों और बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की है। अब इस बैठक को लेकर प्रदेश कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सीएम धामी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि सरकार को भराड़ीसैंण में भू कानून लेकर बैठक करनी पड़ी। वहीं इस बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने भी पलटवार किया। आगे हुए क्षेत्र में आपको भू कानून के लिए बैठक क्यों बुलानी पड़ी? आपने देहरादून क्यों नहीं बुलाई? उस बैठक में क्या पूरे उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद थे, जिला अधिकारी? तो वो केवल आसपास के कुछ अधिकारियों को बुलाकर ये बैठक लिए जाना, उसको भू कानून की बैठक कहना, वो भी तब जब मैंने 3 दिन पहले प्रेस में बता दिया था कि भराड़ीसैंण में एक ऐसी बैठक होने जा रही है, तो उसको एजेंडा बाहर निकलता है कि साहब ये भू कानून को लेकर बैठक। अगर भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे तो उसमें कैबिनेट होनी चाहिए थी। कैबिनेट नहीं थी तो पूरे प्रदेश के जिला अधिकारी इत्यादि लोग उसमें बुलाए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मंगलौर को रिपीट करने की कोशिश है और ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और मुख्यमंत्री की। आप देहरादून में भी करोगे तो भी बात जाएगी, आप भराड़ीसैंण में करोगे तो भी बात जाएगी, बात कोई छुपने वाली तो है नहीं। अब ये किस तरह का आरोप है? इस आरोप में क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह जब हम लोगों ने सख्त नकल विरोधी कानून हम लोग उत्तराखंड में लाए थे तो कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। विरोध क्यों कर रही थी? वो कह रही थी सीबीआई जांच कराई जाए, ये कराई जाए, वो कराई जाए। उसके पीछे का उनका उद्देश्य था कि इस प्रदेश के बेरोजगार बच्चों को रोजगार न दिया जाए, उनको रोजगार से वंचित रखा जाए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए। ये उद्देश्य था उस समय। उसी तरह आज भू कानून का भी एक तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है। अगर हम जो है कि एक सख्त कानून प्रदेश के अंदर लाना चाहते हैं तो उसमें कांग्रेस के लोग भटका। उत्तराखंड के जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने एक कारगर नीति बनाई है। वन अग्नि सीजन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत विभाग की ओर से फायर अलर्ट सिस्टम से सरपंचों को जोड़ा जा रहा है। वहीं इस संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षण वन अग्नि नियंत्रण निशांत वर्मा ने बताया कि राज्य में वन अग्नि सूचना प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर करने के लिए फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। उस तैयारी में ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये था कि हमारे विभागीय कार्मिकों के साथ साथ फायर अलर्ट सिस्टम में जितने भी हमारे सामुदायिक संस्थान हैं, चाहे हमारी वन पंचायतें हैं, महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं या वनाग्नि प्रबंधन समितियां हैं, उनके प्रतिनिधियों को भी हम लोग इससे जोड़ने जा रहे हैं। उसका आशय ये है कि जब भी कोई फायर उनके आसपास के क्षेत्र में होगी तो उनको तुरंत अलर्ट मिल जाएगा
और वो फिर जो है सक्रिय रूप से हमारे साथ जो है हमारे वन कर्मियों के साथ जो है उसको नियंत्रित करने में अपनी भूमिका जो है अदा कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ इस बार जो वनाग्नि पूरा हमारी एक ये प्रबंधन प्रणाली है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर लाशों को लेकर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस ने देहरादून के ONGC चौक पर हुए सड़क हादसे के पीछे क्लब और पब की संस्कृति को बड़ी वजह बताया है, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस लाशों पर भी राजनीति कर रही है। क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि उसके शासनकाल में कोई इस प्रकार की दुर्घटना नहीं घटी? संख्या कम ज्यादा हो सकती है, क्या वो कह सकती है क्या इस बात को? क्या पहाड़ में कौन से पब चल रहे हैं? अगर 36 लोगों की मृत्यु होती है और बस खाई में गिर जाती है, वहां कौन सा पब वहां के लोग गए हुए थे? ये गलत बात है। सिर्फ देखिए, लाशों पर राजनीति इसी को कहते हैं। लाशों पर राजनीति करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस बहाने तलाशती है सरकार को घेरने के। वो मौत को भी मौत के तरीके से नहीं देख रही है, वो भी एक मौके के तरीके से देख रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश के लिए। जबकि मेरा ये मानना है कि राजधानी देहरादून की विशेष प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी पर सरकार की ओर से गहन मंथन किया जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन में स्मार्ट सिटी और उससे संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्माण कार्य समय पर न होने को देखते हुए डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, जिसके चलते उन्होंने बताया कि ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य को छोड़कर स्मार्ट सिटी के बाकी काम लगभग पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूर और ठेकेदार के बीच विवाद के चलते बीच में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य रुक गया था, जिसे अब सुलझा दिया गया है। इस काम और जो एक काम है ग्रीन बिल्डिंग का, जो काम थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हुआ, कुछ कारण बने थे और बीच में भी एक बार को काम रुका था, जिसमें कर्मचारी या मजदूर ठेकेदार के बीच कुछ छोटा मोटा एक विषय था, जिसको भी सॉर्ट आउट कर लिया गया है। काम आज शुरू हो रखा है और जो CPW के अधिकारियों के द्वारा मुझे बताया गया कि अक्टूबर 2025 तक ये काम कंप्लीट होगा। इसमें चाहे बारिशें आए चाहे कुछ और हो, उस स्टेज से हम बाहर आ जाएंगे। अन्य हमारे 19 काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये बात ठीक है कि इसमें थोड़ा सा हमारा समय हमें मिलता रहा, उस समय के अंतर्गत हमने काम भी किया है और अच्छा लगता है कि जो एक विषय स्मार्ट सिटी को। देहरादून जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। इसकी मदद से जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी देहरादून सबिन बंसल ने बताया कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा। इस संबंध में इन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। यूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी और जिससे जो आम जनमानस है उनको। और उत्तराखंड STF को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी आपको बता दें कि STF देहरादून की टीम ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी देते हुए STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि बरेली उत्तर प्रदेश के तालिब खान को 261 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए है और आरोपी देहरादून में अलग अलग जगहों पर यह ड्रग्स सप्लाई करता था।
ये तालिब खान है अभियुक्त और मूलतः मजनूपुर बरेली का रहने वाला है और इसकी कस्टडी से 261 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और कारगिल ग्रांट थाना पटेलनगर क्षेत्र देहरादून में ये अरेस्ट हुआ है। और ये जो स्मैक रिकवर हुई है इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए है और ये यहाँ पे सप्लाई करने आया था। जिनको ये सप्लाई करने आया था उनके नाम भी कुछ प्रकाश में आए हैं, उस पर फर्दर हम लोग काम कर रहे हैं और NDPS एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जुडिशियल कस्टडी। पहाड़ों की रानी मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखे जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और भाजपा मंडल के कार्यकर्ता कंपनी गार्डन पहुंचे और गार्डन में अटल जी की आदमकद मूर्ति लगाए जाने को लेकर कंपनी गार्डन का निरीक्षण कर जगह चिन्हित की गई। इस मौके पर कंपनी गार्डन के सभी प्रबंधन समिति से भी चर्चा की गई। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट की मूर्ति को कंपनी गार्डन में लगाया जाना है, जिसको लेकर जगह चिन्हित की गई है। उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उचित नहीं पाया गया, इसलिए अब ये तय हुआ है कि कंपनी गार्डन में उनकी जो है आदमकद मूर्ति लगेगी और उसी निमित्त यहाँ पर नगर पालिका से, प्रशासन से, MDD से सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे देखी हैं। तो जैसे ही वो फाइनल होगी तो निश्चित ही यहाँ पर मूर्ति लगेगी और यही नहीं, इस कंपनी गार्डन का नाम भी बदलकर अटल उद्यान रखने के प्रस्ताव रखा है और माननीय मंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका नाम बदलकर अटल उद्यान होगा और यहाँ पर आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ में और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में इस गार्डन में निरीक्षण किया गया और मूर्ति का स्थापना करने के लिए एक स्थान को हमने चयनित किया है और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी मूर्ति लगनी है यहाँ? ये लगभग 10 फीट की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा यहाँ पे लग